Hello guys, I am Indio Singh. Today we are discuss most five question with detail. So so first question is लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? सो गाइज मैंने ना ऐसे किया है कि जो लोक लेखा समिति है इसका क्वेश्चन लिया है। अब इसका जो मैंने क्वेश्चन जो बनता है जो पेपर के लिए मैं वो बना दिया। अब जो लोक लेखा समिति है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में जो भी पेपर में पूछा जा सकता है वैसे वैसे हम पेपर में पढ़ेंगे। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 ए 10, बी 15, सी 11, डी 12। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के आंसर इज बी। तो 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा लोकसभा के कितने? 15 सदस्य होते हैं और प्लस 7 राज्यसभा के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 22। टोटल लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो गाइज आगे देखते हैं। तो इसके डिटेल में पढ़ते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। उस संसद अब कहते हैं कि अब आता उस संसद समिति को लोक लेखा समिति कहा जाता है। उस संसद की समिति को लोक लेखा समिति कहा जाता है जो भारत के निरंतरक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सर्वेक्षण करती है, उसे लोक लेखा समिति कहा जाता है। तो अब हमने देख लिया कि लोक लेखा समिति क्या होती है, क्या करती है, इसका कार्य क्या करती है। तो इसका कार्य है निरंतर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सर्वेक्षण करती है ये लोक लेखा समिति। तो अब हम देखेंगे कि ये निरंतर महालेखा परीक्षक क्या है। तो निरंतर महालेखा परीक्षक क्या है, तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। निरंतर एवं महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब रखता है उसे निरंतर एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। अब मैंने तीनों के बारे में समझा दिया है, तो जहाँ से आप समझ आएंगे तो आप इसमें से क्वेश्चन बना लेंगे। तो निरंतर एवं महालेखा परीक्षक जो भारत सरकार की आय जब व्यय का हिसाब रखता है उसे निरंतर एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो गाइस आगे देखो, जो इसकी नियुक्ति कौन करता है? निरंतर महालेखा परीक्षक की इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंतर महालेखा परीक्षक है जो वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। तो गाइज हमने ये भी देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर इज सी 2, ऑप्शन नंबर डी 7। सो आंसर इज 5। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सो गाइज कौन कौन से हैं वो? तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो गाइज़ मैंने आपको एन पर क्लियर बताने के लिए मैंने मैप का इस्तेमाल भी किया है। तो हम जहाँ से देखेंगे कि ये है बांग्लादेश। क्या है? ये है बांग्लादेश। मैप पूरा क्लियर नहीं आया है गाइज़, तो ऐसे देख लेना। ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या है? वेस्ट बंगाल है। ये वेस्ट बंगाल जहाँ से जहाँ तक वेस्ट बंगाल चलता है। ये असम है गाइज़, ये असम है। जहाँ पर एक त्रिपुरा आता है, जहाँ पर मिजोरम है गाइज़। तो पाँचों के पाँचों जहाँ बांग्लादेश के इर्द गिर्द है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा है? वो जहाँ पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सो गाइस नेक्स्ट, और भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है। तो कितनी लंबाई है? 4,906 किलोमीटर है। कितनी सीमा है? 4,906 किलोमीटर किसकी? बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सटी है और सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1873, ऑप्शन नंबर बी 1874, ऑप्शन नंबर डी 1878। तो कब हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? तो 1875। जहाँ में ऑप्शन में मुझे गड़बड़ी होगी कुछ लगता है, तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। 1882 ईस्वी में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट अयर में स्थापित हुआ था, भारत में। आगे 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कौन बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट द्वारा एक पत्र भी, बिहील पत्र प्रकाशित किया गया था, कॉमेंट बिहील पत्र, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया था। सो गाइस नेक्स्ट इज ऊबर कब किस खेल से संबंधित है? खेलों से संबंधित भी एक क्वेश्चन पक्का ही पेपर में आता है। सो गाइस नेक्स्ट, ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है ऊबर कप। अब और देखेंगे कि बैडमिंटन कौन कौन से कप संबंधित है। जोनेक्स कप, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। जोनेक्स कप भी पेपर में पूछा जा चुका है और थॉमस कप भी पेपर में पूछा जा चुका है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो कौन सा वंश शासन में आया? ऑप्शन नंबर ए सैयद वंश, ऑप्शन नंबर बी पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी सेन वंश, ऑप्शन नंबर डी चंदेल वंश। तो आंसर इज ए सैयद वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था, जो कि तुगलक वंश के बाद शासन में आया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश का शासक 1320 से लेकर 1414 तक रहा। सैयद वंश सल्तनत का चौथा वंश था, जिसका शासन 1414 से लेकर 1451 तक रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जोना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। सो गाइज जहाँ पर वीडियो समाप्त होती है, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए विद डिटेल।